नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, अभी हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में रणथंभौर के जो चौहान है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में इनके बारे में पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में रणथंभौर मेवाड़ पढ़ लिया था और अब रणथंभौर वाला टॉपिक है वो आज इसमें कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। मतलब वास्तव में जिसको कहते हैं कि पढ़ाई क्या होती है वो अभी कर रहे हैं। तो अब रणथंभौर के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी थी और आज हम आगे करते हैं। थोड़ा बहुत बचा है इसमें, फिर रणथंभौर वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें जालोर के चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही आप में से कई स्टूडेंट कह रहे थे कि सर जैसे यूट्यूब पर आप जब पढ़ाते हो तो हमेशा पिछली जो क्लास हो जाती है उसका कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हो, यहां भी पूछा करो। तो ठीक है, आपसे मैं पूछ लेता हूं। आप जो मैसेज वाला है चैट बॉक्स, उसमें आप मुझे रिप्लाई दे दीजिएगा। अच्छा है, कोई चीज अगर आप वापस पढ़ते हैं या अगर आपको याद हो उसको लिखते हैं तो एक अच्छी लाभ की चीज है इसमें। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो उसमें उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूंगा जो कि आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्योंकि जो मैसेज आप भेजेंगे तो वहां तो सबका रिप्लाई देना ये संभव नहीं होगा कि हाँ सही है या गलत है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें इसका उत्तर मैं आपको सही बता दूंगा क्या है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि रणथंभौर के किस चौहान शासक को दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली बुलवाकर विष देकर धोखे से उसकी हत्या कर दी गई। तो उस रणथंभौर के चौहान शासक का नाम आपको बताना है। तो पहले आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, फिर बाद में जैसे वीडियो कंप्लीट हो जाता है तब आप चैट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें इसका आपको सही उत्तर बता देंगे। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हमीर देव चौहान। काफी सारी चीजें आपको मैंने बता दी थी। और कार्यकाल कब से कब तक है? 1282 से लेकर के 1301 तक। और यहां जो है वो दिल्ली का सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और यहां हम बना देते हैं रणथंभौर। तो अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी है वो लगातार करता है कोशिश जो हमीर देव चौहान को हराने की, पराजित करने की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होता। जाहिन दुर्ग जो है उसको तो फिर भी ये कोई बार जीत लेते हैं कि कभी इसने जीत लिया, या जो इसका जो अलाउद्दीन का चाचा था जलालुद्दीन, उसने भी जाहिन दुर्ग को विजित कर लिया था, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाए। तो लास्ट हमारी क्लास यहां समाप्त हुई थी। मैंने आपको समझाया था कि अलाउद्दीन खिलजी जब उलू खान, नुसरत खान इनको भेजता है तो किले में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान जो नुसरत खान है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब नुसरत खान की मृत्यु हो गई तो जो दूसरा सेनापति था उलू खान, ये उलू खान अलाउद्दीन को वापस संदेशा भिजवाता है कि साहब हालत खराब हो रही है और हमीर को जीतना इतना आसान नहीं है। तो सेना का मनोबल भी डाउन हो रहा है, आप कुछ कीजिए। अलाउद्दीन ने कहा डोंट वरी, मैं खुद आता हूं। तो अलाउद्दीन और सेना लेकर के और यहां स्वयं आता है। तो जब खुद यहां सुल्तान आएगा तो बाकी के जो सैनिक यहां ऑलरेडी पहले से थे, अब उनका क्या होगा? मनोबल बढ़ जाएगा। मनोबल से मतलब एक हौसला, समस्या से जो भिड़ने की, लड़ने की एक आंतरिक या जो अंदरूनी एक क्षमता है, उसी को ही क्या कहते हैं? हम मनोबल कहते हैं। तो अब अलाउद्दीन खुद आ चुका है और अलाउद्दीन भी इस दुर्ग के बाहर घेरा डाल के बैठ गया। जैसे मैं दुर्ग एक उदाहरण के लिए यहां बना देता हूं और यहां इसमें एंट्री के लिए यह बना हुआ है झाइन दुर्ग, यहां पे ऐसे। तो अलाउद्दीन की सेना जो है वो घेरा करके बैठ गई यहां पर। ये बैठ गई बाहर, लो साहब अब बताओ। और इधर पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। अब बाहर का कोई अंदर नहीं आ सकता, अंदर का कोई बाहर नहीं जा सकता। तो इसी तरह से कुछ समय तक ये काम तो होता रहा, निकलता रहा समय ये। लेकिन अब हालत ये होगी कि मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन के समय मंगोलों के बहुत ज्यादा आक्रमण हो रहे थे, पहले भी हो रहे थे। तो अब अलाउद्दीन की ये समस्या आ गई कि वो यहां पर मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए वापस जाए
या फिर जो हमीर है इसका सामना करे। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ जब ये यहां आता है रणथंभौर की तरफ, तो रास्ते में एक घटना और होती है। अलाउद्दीन खिलजी का एक भतीजा होता है अकद खान, तो वो भी साथ में आया था, लेकिन अकद खान के मन में कुछ और ही चल रहा था और इसने मौके का फायदा उठाकर रास्ते में जहां इसको अवसर मिला, इसने अलाउद्दीन को मारने का प्रयास भी किया था। अलाउद्दीन का ये भतीजा था अकद खान। क्या कह के कि भाई तुमने अपने चाचा को मारा तो मैं तुमको मारूंगा। तो लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। तो अब एक तरफ दिल्ली में ये विद्रोह हो रहे हैं, जो ये मंगोल वगैरह आक्रमण हो रहे हैं, आसपास और भी विद्रोह वगैरह हो रहे थे। तो अलाउद्दीन ने एक रास्ता निकाला कि भाई इसको जो हमीर देव चौहान है इसके पास एक संदेशा भेजा कि मैं तुमसे संधि वगैरह करना चाहता हूं, तो अपना कोई आदमी हमारे पास भेजो। अब चूंकि अंदर हमीर की हालत भी कोई ज्यादा सही नहीं है, भाई महीनों तक जब घेराबंदी रहेगी तो राशन पानी की भी एक क्षमता है। कोई तो समय आएगा जब राशन जो है वो भी समाप्त होने की ओर होगा। तो राशन पानी जब समाप्त होने लगेगा तो हमीर क्या करता है, अपना एक वफादार व्यक्ति होता है जो इसकी नजर में तो वफादार था, रतिपाल। इस रतिपाल को भेजा किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। यहां मैं ये अलाउद्दीन खिलजी बना देता हूं, ये जैसे अलाउद्दीन खिलजी एक ही लिख देता हूं इसको। यहां अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के सामने जब रतिपाल आता है तो अलाउद्दीन कहता है, अरे अरे आगे साहब हमीरदेव चौहान जी, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके। रतिपाल कहता है, यार ये मेरे को ऐसे अमीर क्यों बोल रहा है? जब पास में और आता है, अरे साहब कैसे हो, हाथ मिलाता है, यार गले मिलता है, यार कैसे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया साहब। लेकिन मैं तो रतिपाल हूं साहब, मैं तो अच्छा अच्छा, मुझे लगा हमीर हो। यार तुम देखने में तो लगता है कि तुम राजा हो, काहे के सेनापति वेनापति हो, तुमको तो राजा होना चाहिए। उस हमीर के लिए देशभक्ति करके क्या मिला तुम्हें अपने राज्य के लिए? मेरा साथ दो, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, मैं तुम्हें यहां का राजा बना दूंगा। और रतिपाल का थोड़े ही देर में दिमाग घुमा दिया। रतिपाल भी तैयार हो जाता है कि ठीक है साहब। फिर रतिपाल कहता है कि रुको साहब, एक और है पीछे, मैं उसको भी मिलाऊंगा। क्या कौन है? बस है एक खास। तो ये वापस आता है रतिपाल, और वापस आने के बाद में इसका रतिपाल का एक साथी और होता है रणमल। रणमल और रतिपाल, तो ये जो रणमल है इसको भी ये इसकी तरफ अपनी तरफ जो है ये मिला लेता है और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ हो जाते हैं। होता क्या है, एक तो इन्होंने जो भी भेद थे किले के, हालांकि ऑलरेडी जो मैंने आपको पहले बताए थे वो भोज और उसका भाई पृथ्वी सिंह, ये पहले ही अलाउद्दीन के पास चले गए थे। बहुत सारी बातें तो उन्होंने ही बता दी थी। उन्होंने ही अलाउद्दीन को लगातार उकसाया आक्रमण करने के लिए। और अब यहां पर बची खुशी जो कसर थी वो रणमल और रतिपाल ने भी पूरी कर दी। उस समय की क्या हालत है दुर्ग की, वो सारी इसके सामने रख दी कि कितनी हालत खराब है। और एक घटनाक्रम, एक गद्दार और निकलते हैं यहां पे। सुरजन शाह नाम का एक व्यक्ति होता है जो इन्हीं का खास था, हमीर का। अलाउद्दीन ने इसको भी अपनी तरफ मिला लिया था। और इस सुरजन शाह ने जो बचा खुचा अनाज था, राशन था, उसके अंदर हड्डियों का चूर्ण मिला दिया, हड्डियां मिला दी उसमें। तो इतिहासकार कहते हैं कि राजपूत शासकों के अंदर कोई सी ऐसी रियासत ऐसी नहीं थी जहां कोई ना कोई गद्दार नहीं निकला हो, जो कुछ पैसे के लालच में अपने ईमान को, अपने देश को और अपने राजा के साथ जो है वो गद्दारी कर लेते थे। आप देखेंगे आगे आगे भी आप रियासतें पढ़िएगा, अभी आएंगे आगे, तो गद्दार हर जगह निकलेंगे यहां। तो यहां तो गद्दार ही गद्दार हैं। पहले वो भोज, फिर उसका भाई था पृथ्वी सिंह, एक था वो धर्म सिंह। अब भले ही वो इसके साथ मिला नहीं होगा, लेकिन वो जो जिस तरह से उसने किया, तो वो क्या था, एक, वो भी आप उसको गद्दारी कहोगे। फिर रणमल और रतिपाल, फिर ये सुरजन शाह है। तो हमीर के तो चारों ओर गद्दारी गद्दार भरे पड़े हैं। तो अब, और जब जिस राशन के अंदर हड्डियों का चूरा मिल जाएगा, हड्डियां मिला दी जाएगी, क्या उस राशन को कोई खाना पसंद करेगा? कोई खाना पसंद नहीं करेगा। तो फिर लास्ट में चारा यही बचा था कि किले के द्वार खोल दिए जाएं और शत्रु से युद्ध किया जाए। तो अब क्या होता है, रतिपाल और रणमल जो है ये मिल जाते हैं इसके साथ, अलाउद्दीन के साथ। और किले की एक द्वार पर रतिपाल जो है वो सैनिकों को हटा देता है। और हटाने का और पूरा वो रास्ता पहले ही बता देता है कि भाई वहां से घुस जाना सेना, वहां से सेना घुसने लगती है।
हमीर को जब यह पता चलता है और उधर से जो सुरजन है वो भी हड्डियों का चूर्ण मिला देता है अनाज में, राशन में, आटे में, जहां वो भरे हुए थे गोदाम। तो जब इतनी चीजें हो गई तो फिर इनके पास कोई रास्ता नहीं था और अब हमीर जो है पूरे दल बल के साथ अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करता है। यहां कुछ बेहतरीन खूबसूरत चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, जिन्होंने जिस तरह से ये जो आपस में भड़काने की कोशिश करते थे हिंदू मुस्लिम की या उस चीजों की, यहां हमीर का इसके साथ के ही लोगों ने गद्दारी कर दी। लेकिन हमीर के साथ जो जिसको शरण दे रखी थी मोहम्मद शाह को, वो मोहम्मद शाह है, उसके भाई बंधु। पहला आक्रमण जो होगा हमीर की तरफ से, वो खुद हमीर और उसके जो ये मंगोल जो व्यक्ति थे जिनको इसने शरण दे रखी थी, ये बराबर इसके कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। कितनी खूबसूरत चीज है। इतिहासकार कहते हैं कि हमीरदेव चौहान के अंदर कई हमें माइनस पॉइंट या जो है वो हमें कुछ कमियां देखने को मिलती है। कमियां थी कई, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे किन किन कारणों की वजह से यह हार होती है। क्योंकि आजकल क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदल चुका है। वो आपसे पूरी थीम समझना चाहता है एग्जामिनर और फिर पूछता है कि बताओ ये क्या था कारण। अगर आपने पूरी चीज समझ रखी है तो आपका क्वेश्चन सही होगा। नहीं तो नॉर्मल जो फैक्ट है वो तो सभी बुक्स में लिखे हुए हैं, गाइड में, एक गाइड पढ़ लो, फैक्ट तो वहां मिल जाएंगे। ये थीम नहीं मिलेगी किसी किताब में। बहुत अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ती है ऑथेंटिक, तब जाकर के चीजें निकलती है कि कौन सी घटना क्यों कैसे होती है। तो जो पहला हमला होता है, उस पहले हमले में हमीर और उसके साथ वही मंगोल मुसलमान जो थे मोहम्मद शाह और इसके जो भाई बंधु थे, ये लड़ते हैं। हमीर शत्रुओं से युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है, हमीर देव चौहान। तो हमीर के नेतृत्व में क्या हो गया, केसरिया। और अब बात करते हैं, और जो ही अंदर यह सूचना मिलती है तो जो रानियां और दो दासियां वगैरह थी, तो हमीर की रानी का नाम था रंग देवी। तो रंग देवी के नेतृत्व में है जो महिलाएं जोहर करती हैं। देखिए आप कई बार पढ़ते हैं कि सबसे पहला जो जोहर था जल जोहर, और एकमात्र जल जोहर कहां हुआ था, तो वो रणथंभौर का ही था। दरअसल हमीर की बेटी जो थी पद्मा, पद्मा या पद्मला, तो इसी रणथंभौर के दुर्ग के अंदर ही एक तालाब बना हुआ था जिसे पद्मला तालाब भी कहते थे। तो जब ऐसा घटनाक्रम कुछ इतिहास, चूंकि 100% तो कुछ फिक्स चीजें तो लिखी हुई है नहीं, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं। तो कहते हैं कि जब हमीर को जब हमीर की बेटी ने यह सुना कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसके पिता के पास कुछ इस तरह की शर्तें रखी है कि तुम अपनी बेटी का विवाह अलाउद्दीन के साथ कर दे, तो मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में। तो इसकी बेटी को बहुत बुरा लगता है कि मेरे कारण मेरे पिता को यह चीजें सुननी पड़ रही है, देखनी पड़ रही है कि तेरी बेटी का या तो विवाह कर, नहीं तो आक्रमण करने के लिए तैयार रहे। तो पद्मा जो है वो एक संताप में आ जाती है, एक दुख में आ जाती है, और वो इस तालाब में कूद के आत्महत्या कर लेती है। इस अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो इसका इतिहासकार था अमीर खुसरो, वो भी इस घटना का जिक्र करता है। जो इसकी बेटी है पद्मा, इसका जिक्र करता है कि वो इस जो एक तालाब में कूद के आत्महत्या करती है, अपने प्राण त्याग देती है। तो दरअसल जो जल के अंदर जौहर माना जाता है वो यही बेटी पद्मा है मुख्य रूप से इसका। बाकी जो रानी रंग देवी और जो अन्य महिलाएं जौहर करती है वो अग्नि जौहर ही है। लेकिन चूंकि वो जल जौहर के रूप में शुरू में वो बात आ गई, इसलिए आज भी हर जगह जो माना जाता है कि जल जौहर, तो इसको जल जौहर के रूप में ही माना जाता है। लेकिन सही फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि जो रानी रंग देवी और उसके नेतृत्व में इसके नेतृत्व में जो दूसरी महिलाएं हैं, दरअसल इन्होंने अग्नि जोहर ही किया था। जोहर कहते ही उसको हैं, जो अग्नि में किया जाए वो ही जोहर होता है। लेकिन चूंकि इसकी बेटी ने पहले तालाब में कूद करके आत्महत्या की थी, किसके अंदर, जल के अंदर, तो वो एक जल जोहर के रूप में नाम निकल गया, और इसलिए यहां फिर वो एक कंप्लीटली जल जोहर का नाम आ जाता है। आपसे ही परीक्षा में पूछा जाएगा, और कितनी ही किताबों में यह लिखा मिलेगा कि जो रानी रंग देवी थी इसके नेतृत्व में जल जोहर हुआ। अब ये लिखा आ गया, लेकिन ये फैक्ट 100% ये सही नहीं है। इसकी व्याख्या ये है जो मैंने आपको समझाई है। बाकी जल जोहर कहां होता है, तो वही आपको यह मानना है कि यहां पर होता है रणथंभौर में, और एकमात्र यही हुआ। हो गया जल जोहर, हमीर की भी मृत्यु हो गई, रानी की भी मृत्यु हो गई, बेटी की भी मृत्यु हो गई।
अब अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लगता है मोहम्मद शाह है, और इस मोहम्मद शाह को बंदी बनाकर के जब अलाउद्दीन के सामने लाया जाता है, तो अलाउद्दीन इसको कहता है कि बोल तेरे तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो अलाउद्दीन इस मोहम्मद शाह को यह कहता है, बेटा तू वही है ना जो मेरी चिमना के साथ बहुत बातें बातें किया करता था, मुझे मारने की प्लानिंग की थी, वही है ना तू। अब मोहम्मद शाह ने कहा, अब जब वो हूं तुमको पता है तो बार बार क्या पूछ रहे हो। कहा, अच्छा एक बात बता मोहम्मद शाह, तू अभी घायल है, अगर मैं तेरी मरहम पट्टी कर दूं और ये हो जाएगा हाँ तू जी जाएगा, तो तू भविष्य में क्या करेगा। अब अलाउद्दीन ने सोचा होगा कि हुक्म मैं सॉरी बोल दूंगा, माफी दे दो और ये वो। मोहम्मद शाह कहता है कि सुन मेरी बात। कहा, बोलो। पहला काम तो मैं ये करूंगा कि हमीर का कोई पुत्र वुत्र अगर मुझे मिल गया तो उसको मैं रणथंभौर का जो नया राजा बनाऊंगा। कहा, अच्छा, और दूसरी क्या है, दूसरा क्या काम करेगा। तुझे मार गिराऊंगा, अगर मैं ठीक हो गया तो पहला तो यह काम करूंगा कि हमीर के किसी पुत्र को यहां का शासक बनाऊंगा रणथंभौर का, और दूसरा यह है कि तुझे मौत के घाट उतारूंगा जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। तो अलाउद्दीन कहता है, यार बड़ा जोरदार है तू तो। कहा, चल तेरे को इसका इनाम देते हैं। हाथियों के पांव तले इस मोहम्मद शाह को कुचलवा दिया अलाउद्दीन ने। लेकिन इतिहासकार इस चीज की इतनी तारीफ करते हैं कि हमीर के अंदर कई कमियां देखने को मिलेगी, लेकिन हमीर ने जो इस मोहम्मद शाह को जो शरण दी और लास्ट तक शरणागत के रूप में जो है इसका इसका पूरा संभाला, इसको इसको हवाले नहीं किया। क्या इस एक गुण के पीछे हमीर की जो छोटी मोटी कमियां थी वो सारी कमियां जो है वो केवल गौण रह जाती है उसके इस इतने बड़े गुण के आगे। और मोहम्मद शाह की भी इतनी तारीफ होती है कि इसको जिसने शरण दी उससे कंधे से कंधा मिला के उसके लास्ट समय तक लड़ता रहा, यहां तक कि उसके मरने के पश्चात भी यह अलाउद्दीन के सामने नहीं झुका और इसको इस तरह का जवाब देता है। और मंगोल तो वैसे भी थे भी, एक मंगोल बहुत अच्छे योद्धा होते हैं, तभी तो ये अलाउद्दीन को हमेशा यही डर रहता था कि दिल्ली से साइड में गया और पीछे से मंगोलों ने आक्रमण कर दिया, फिर इधर आया फिर मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। तो मंगोल लूटने के लिए आते थे, लेकिन थे तो योद्धा अच्छे अच्छे योद्धा तो होते थे। तो यहां यह घटनाक्रम होता है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब दो और खुश होते हुए आए, एक तो रणमल आयर एक रतिपाल, और दोनों बड़े खुश होके गए अलाउद्दीन के पास। साहब ये लो हम आ गए, हमने आपका साथ दिया, और ये हमीर हमीर रानी वानी सब जो है वो परलोक सिधार गए। अलाउद्दीन इनको मुस्कान के साथ में देखते हुए कहता है, क्या सोच के आए थे, गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा। का हुक्म क्या बात हुई। का जो अपने मालिक के नहीं हो सके वो मेरे क्या सगे होंगे। और इनके इस डायलॉग से मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आ गया। एक अजय देवगन की मूवी आई थी ओमकारा, उस ओमकारा मूवी के अंदर वो जो हीरोइन होती है, हीरोइन उसमें करीना कपूर थी। तो दरअसल ये ओमकारा जो है एक गुंडा जिसको कह सकते हो, ये यूपी साइड में जिनको बाहुबली बोलते हैं, तो वो वहां का होता है। और करीना कपूर का पिता जो है वो वकील होता है। तो जो करीना है इसको प्रेम हो जाता है इस अजय देवगन जिसका नाम ओमकारा होता है, और ये इसके वकील पिता की इच्छा के विरुद्ध इस करीना को अपने साथ ले आता है और शादी वगैरह इससे करेगा आगे। तो जब वकील इसका करीना का पिता ये देख लेता है कि मेरी बेटी जो है वो मेरे साथ तो अब नहीं जाएगी, और उसने जो बड़े नेता थे सब उनके सामने भी स्वीकार कर लिया कि ये मुझे भगा के नहीं लाए, मैं अपनी मर्जी से आई हूं, तो अब इसका पिता कुछ बोल नहीं सका, कर नहीं सका। तो जब ये वापस इसका पिता वकील जाता है तो इस ओमकारा से इनका आमना सामना होता है, और करीना गाड़ी के अंदर बैठी वेट कर रही होती है ओमकारा का, अजय देवगन का। तो वकील क्या कहता है ओमकारा को कि बाहुबली, तिरिया चरित्र, तिरिया का मतलब महिला से, कि महिला का जो चरित्र है उसे आज तक कोई नहीं समझ पाया, तुम क्या समझोगे। जो लड़की अपने बाप की सगी नहीं हो सकी वो तुम्हारी क्या सगी होगी। और वो डायलॉग उस पूरी मूवी का आधार बनता है,
और लास्ट में उसको उस पर जो है, इस हीरोइन पर क्या होता है, पूरी मूवी में शक करता रहता है वो इस पे, और लास्ट में इस मूवी में सब मरते हैं। ये भी मर जाएगा, ये भी, करीना भी मर जाएगी, इनके कई और जो इनका भाई बंधु और कई सब मारे जाएंगे इसमें, और एक दुखद अंत होता है इस मूवी का। तो वही चीज यहां जो है, ये अलाउद्दीन कहता है कि जो अपने मालिक के सगे नहीं हो सके वो मेरे क्या सगे होंगे, और रणमल और रतिपाल को भी वो क्या देता है, फांसी देता है, इन दोनों को मरवा देता है। तो ये कुछ मेन मेन इसमें घटनाएं थी। तो अब यहां देखिएगा, तो ये दरअसल अब कुछ फैक्ट आपके लिए ध्यान में रखना जरूरी है। इस संपूर्ण राजपूताना का पहला जो शाखा है वो कौन सा है, वो यही है रणथंभौर का शाखा, जो 1301 में होता है। कब जीते थे, 11 जुलाई को। हालांकि और भी आसपास की सन डेट वगैरह मिलती है, पर ये 11 जुलाई वाली थोड़ी अधिक प्रमाणिक मानी जाती है, तो थोड़ा आप ध्यान में रखना। तो 11 जुलाई 1301 को ये दुर्ग विजिट कर लेता है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और इसके अलावा जो है, अब रणथंभौर समाप्त हो गया और ये दिल्ली सल्तनत का ही एक भाग अब बन जाता है, क्योंकि सब समाप्त हो गया, अमीर के साथ यहां सब खत्म हो जाता है। तो जो अमीर खुसरो है, वो इस रणथंभौर दुर्ग को जीतने के बाद में एक लाइन बोलता है, अमीर खुसरो लिखता है कि आज कुफ्र का गढ़, कुफ्र माने हिंदू से मतलब है यहां, कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, या इस्लाम का सदन हो गया, सदन माने घर। तो यह लाइन किसने कही है, अमीर खुसरो ने। किसके लिए कही है, रणथंभौर दुर्ग के लिए कही है, इस हमीर देव चौहान के समय, कि आज कुफ्र का गढ़, यानी आज एक हिंदू का गढ़, कौन सा, रणथंभौर, इस्लाम का सदन हो गया, यानी इस्लाम का घर हो गया। तो ये चीजें आपको मैंने बता दी सारी। और बाकी जो रणमल और रतिपाल थे, उनको भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा फांसी दे दी जाती है। अब आजकल बड़ा जोरदार तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि हमीर की पराजय के क्या क्या कारण थे। कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पिछले वर्षों में मैं देख रहा हूं कई टाइम से, इसलिए आपको ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला तो देखिएगा, हमीर एक राजनीतिज्ञ नहीं था, वो बलवान था, वीरवान था, शौर्यवान था, लेकिन वो कूटनीतिकता नहीं जानता था कि किस तरह से जो है मुझे किसी को शरण देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या फिर जैसे मुझे किस तरह से कौन सी चीज कहां दूरदर्शिता को ध्यान में रखता हुआ करना चाहिए, तो वो चीज वो नहीं कर पाया। जैसे मान लीजिए वो मोहम्मद शाह को क्या देता है, शरण देता है। कई इतिहासकार कहते हैं उसको शरण नहीं देनी चाहिए थी, हालांकि कई कहते हैं कि वो शरण नहीं भी देता तो अलाउद्दीन का जो अटैक है वो कुछ समय के लिए रुक जाता, लेकिन होता जरूर। लेकिन फिर भी एक कूटनीति की कमी मानी जा सकती है इस चीज को, अमीर की। और जैसे मान लीजिए उसके पास जो भी पैसा आता था, कर, टैक्स, जो भी उसने आसपास के राज्यों को हरा करके लूटा, उनसे टैक्स के रूप में वसूल किया, उसने सैनिकों पर या अपनी सेना पर या अस्त्र शस्त्रों पर खर्च करने की बजाय वो मंदिरों का निर्माण करवाया उसने, और बड़े बड़े महायज्ञ संचालित करवाए। लेकिन जब युद्ध होगा तो तब काम सेना आएगी और अस्त्र शस्त्र काम आएंगे। तो यहां भी एक इतिहासकार आलोचना बताते हैं कि ये इसकी दूरदर्शिता नहीं मानी जा सकती। जब इसको पता था कि अलाउद्दीन का खतरा तेरे पर इतना ज्यादा है, इसके बावजूद भी अगर इस तरीके से ये करता रहा। और इसके अलावा जैसे इसका जो वो खासम खास आदमी था धर्म सिंह, उसको ये अंधा करवा देता है, उसको गद्दी से हटा दिया, और बाद में इसी अंधे करवा करके गद्दी से हटा करके वापस इसको लगा दिया, तो ये भी नाराज हो गया। और जो इसका जो दूसरा व्यक्ति था भोज वगैरह, वो भी नाराज हो गया कि मुझे क्यों हटाया, या तो पहले बनाता नहीं, और बनाता तो हटाए क्यों, तो वो अलाउद्दीन के पास चला गया। तो ये कई चीजें जो है वो जाकर के अमीर के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। दूसरा आता है कि जो हमीर है वो इसके साथी जो हैं वो विश्वासघात करते हैं। मैंने आपको बता दिया कई विश्वासघाती हैं, जैसे भोज है, और यहां पर था भोज का भाई था पृथ्वी सिंह, ये पहले ही चले गए थे। रणमल हो गया, रतिपाल हो गया, सुरजन शाह हो गया, ये कई गद्दार हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो इतिहासकार ये कहते हैं कि हमीर जो है वो आदमियों का पारख ही नहीं था, इसे इंसानों की परख नहीं थी कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। एक शासक जब वहां गद्दी पर बैठा हो तो उसमें वो सूझबूझ होनी चाहिए कि वो कम से कम ये देख सके कि कौन मेरे अपने हैं
और कौन पराये हैं, कौन ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत मौका मिले और वो मेरे से गद्दारी कर लेंगे। मैं आगे जब आपको राणा सांगा पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा ये चीज। ये राणा सांगा इस मामले में बहुत तेज था। जब आपको बताऊंगा, जब वो इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध वगैरह होते हैं तो उसमें राणा सांगा का एक युद्ध में हाथ वगैरह नष्ट हो जाता है, पांव भी नुकसान हो जाता है। तो राणा सांगा ने कई बार अपने लोगों के बीच में ये ट्राई करने का कोशिश किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब सोच रहे हो कि यार ये क्या राजा है जिसकी आंख तो, जो शुरू में ही उसका जो भाई था राणा सांगा का बड़ा भाई, उसने शुरू में हमला किया था तो आंख तो उसी टाइम ही फोड़ दी थी। तो और बाद में जो है ये हाथ पांव भी नहीं रहे, तो फिर क्या कहीं किसी के मन में तो नहीं आ रही है कि यार ये जो कि क्या है राजा, इसको हटा के साइड में खुद बैठ जाओ। और वो कई बार खुद प्रयास करता था लोगों के मन की बात निकलवाने के लिए कि भाई मैं तो सोच रहा हूं गद्दी छोड़ रहा हूं और मुझे तो नहीं चाहिए, और नीचे जाके बैठ जाता था सबके नीचे वहां कि मैं तो राजा बनने के लायक नहीं हूं, मेरा हाथ नहीं है यार, मेरी आंख नहीं है यार। ऐसा होता है क्या राजा? मूर्ति जब खंडित हो जाती है तो मंदिर में उसको क्या रखते हैं क्या? सब कहते साहब नहीं रखते। तो फिर मैं राजा किस बात का? मेरा हाथ नहीं है, मेरी आंख नहीं है, मेरी पांव नहीं, तो तुम में से जो भी योग्य हो वो गद्दी पे जाके बैठ जाओ। सारे कहते हैं नहीं नहीं साहब, अगर आपके शरीर का एक अंश में भी जीवन होगा तो इस गद्दी पर आप ही बैठोगे, आपके रहते कोई नहीं बैठेगा। राणा सांगा कहता है अरे सोच लो, सबकी यही मर्जी है। सब कहते हैं हाँ हाँ हमारी यही मर्जी है। तो फिर वो ऊपर जाके बैठ जाता, ठीक है साहब, सगड़ा की आई मर्जी है तो मारी भी आई मर्जी है, यानी सबकी यही मर्जी है तो फिर मैं बैठ जाता हूं। क्या वो वास्तव में अपनी गद्दी देने वाला था क्या? वो नहीं देता। वो एक भी जना अगर उनमें से बोल देता ठीक है मैं बैठ जाऊंगा तो उसकी वहीं गर्दन काट देता हूं। यह उसकी वफादारी परखने का तरीका था। या हमीर के पास में हमीर ने कभी इस तरह की चीज नहीं की। तो गद्दार जब एंड टाइम पर मौका आया सबने इसका साथ छोड़ दिया, ये गद्दार पर गद्दारी की। इसके बाद में दुर्ग की सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध नहीं कर पाया ये जैसे मान लीजिए इसने इस मोहम्मद शाह को जब शरण दे दी, शरण देने के बाद में अब इसको ये तो 100% कन्फर्म हो गया था कि आक्रमण तो 100% होगा। कभी ये मौन व्रत धारण करके बैठा है, दुर्ग की रक्षा की तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहा है जितना इसको देना चाहिए था। सामरिक जो सामग्री है युद्ध की वो नहीं थी इसके पास में, तो और खाद्य सामग्री ये भी धीरे धीरे कम हो रही थी। इसीलिए तो इसने जो रतिपाल है उसको भेजा था अलाउद्दीन के पास, ठीक है भाई संग अगर समझौते की बात हो रही है तो कर लो। अगर हमीर युद्ध करने की स्थिति में होता तो यह समझौते के लिए नहीं भेजता रतिपाल को। तो दुर्ग की सुरक्षा का प्रबंध नहीं कर पाया, ये कई कमी आती है, यह आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वो, इसलिए एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। फिर इसके अलावा हमीर को अर्थ से संबंधित चीजों का नॉलेज नहीं था, अर्थ विशेषज्ञ नहीं था ये। अर्थ का मतलब होता है धन। आप जानते हैं कि ये जो जनता के बीच में अलोकप्रिय हो गया था, इसका जो वो मंत्री था धर्म सिंह, उसने जनता पे अनाप शनाप टैक्स लगाए। पहले हमीर ने ध्यान नहीं दिया और बाद में चूंकि इसको हमीर को पैसे की आवश्यकता थी, जब भाई बाहर घेरा डाल के बैठा है तो पैसे की जरूरत तो पड़ेगी अंदर, तो पैसा देने के लिए इसने जो शाहूकार थे व्यापारी थे उनको मजबूर किया। तो शाहूकार, जनता, पैसे वाले, अमीर लोग ये सब हमीर से नाराज हो गए। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जब अलाउद्दीन का आक्रमण होता है तो जनता यह चाह रही थी कि हमारा राजा हार जाए। आप सोच सकते हैं कि जिसकी जनता यह सोच रही हो कि हमारे वाले राजा हार जाए क्योंकि हमको लूट रहा है, ये अलाउद्दीन जीत जाए तो अच्छा है। तो आप सोच सकते हैं कि फिर उस राज्य की क्या हालत होगी। हाँ ठीक है कि जो हमीर ने किया वो गलत किया, लेकिन लास्ट समय में हमीर इतना मजबूर हो गया था कि इसको पैसे की आवश्यकता थी अंतिम समय में बहुत ज्यादा। भाई बिना पैसे के सेना कैसे बनाओगे आप? कहां से अस्त्र शस्त्र कैसे बनाओगे? बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। बिना अर्थ के ये इतनी फोर्स इतना नहीं बनती। और अलाउद्दीन के बारे में भी मैं जब चूंकि मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं वहां इंडियन हिस्ट्री में, अलाउद्दीन ने अपना सिस्टम ऐसा अर्थ सुधार से संबंधित उसने वो ऐसी ऐसी नीतियां लेकर के आया कि उसके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया, उससे इतनी विशालकाय सेना बनाई, घोड़े मंगवाए अरब प्रदेश से। तो उसके पास पैसा था, उसने एक पैसा इकट्ठा करने का सोर्स किया तो विशालकाय सेना बना ली, अस्त्र शस्त्र बना लिए। लेकिन यहां की जनता जो है वो हमीर के खिलाफ होगी, तो किसी और की जो है उसकी जीत की मंगल कामना कर रही है कि अलाउद्दीन जीत जाए।
तो ये यहां तो अब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हमीर देव चौहान अपनी जनता में अलोकप्रिय हो गया था। वो एग्जाम का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद अधीनस्थ बोर्ड का कोई पेपर था कि हमीर जनता के बीच में अलोकप्रिय हो गया था। क्यों? उसमें एक ऑप्शन था शाहूकारों या जो व्यापारी है इनको धन लूटने के कारण, इनसे धन लूटने के कारण। वो ऑप्शन सही था उसमें। बाकी भी ऑप्शन लुभावने लुभावने ऑप्शन थे, लेकिन वो नहीं थे कोई भी। जो सटीक उत्तर है, जिसने कंसेप्ट को समझा है, वो तो सही करेगा। और बाकी गोटे लगाने से तो फिर फैक्ट रटने की चीज है, लेकिन ये थीम आपको समझनी पड़ेगी। और हमीर के कारणों में आता है दिग्विजय की भावना। भाई हमीर जब रणथंभौर की गद्दी पे बैठता है तो इसने दिग्विजय की नीति के तहत आसपास के सब रियासतों को इसने पराजित किया, लेकिन इसको दूरगामी लाभ नहीं मिला उस चीज का। तो आसपास सबको हराने के कारण सब इसके क्या बन गए? शत्रु बन गए। तो इसकी सहायता करने के लिए भी कोई नहीं आया, तो कोई विशेष उससे लाभ हुआ नहीं। अब यह आता है कि हमीर का अगर हम मूल्यांकन करें तो हमीर के अंदर कई विशेषताएं थी। जैसे वो शूरवीर था, बहुत जबरदस्त योद्धा था, उत्साही था, यानी आप उसको उच्च कोटि का, हाई कोटि का, उच्च कोटि का एक सेना नायक कह सकते हो। हिंदू धर्म का रक्षक, साहित्य प्रेमी, उसके दरबार में कई विद्वान वगैरह भी रहते थे। तो यह है। शरणागतों का रक्षक के रूप में माना जाता है हमीर को, कि इसने मोहम्मद शाह को शरण दी थी, यह जानते हुए भी कि अलाउद्दीन का आक्रमण होगा। तो ये कई चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। और जो मोहम्मद शाह का, मैं आपको एक मजेदार बात बता दूं और इसमें, कि अलाउद्दीन को जब मोहम्मद शाह ने यह जवाब दिया कि पहले तो जो ये हमीर देव चौहान का कोई पुत्र मिलेगा तो उसको गद्दी पे बिठाऊंगा, और फिर बाद में तेरे को मारूंगा, तेरी जान लूंगा मैं। तो हमीर देव चौहान, जो अलाउद्दीन है, वो सुन के हैरान रह गया था कि वाह रे मोहम्मद शाह है, तेरे जैसे कई अगर मेरे पास और होते तो मैं तो निहाली हो जाता। तो उसने हाथियों के पांव तले क्या किया था, इस मोहम्मद शाह को कुचलवा दिया था। और यह तो किया जो किया, लेकिन उसके बाद सह समान विधि पूर्वक जो अंतिम संस्कार आप जिसको कहते हैं, जिस धर्म में जैसा होता है अलग अलग प्रकार से, उस तरह से मोहम्मद शाह का अंतिम संस्कार के रूप में सम्मान करवाता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और वहीं रणमल और रतिपाल को फांसी दे के बाहर फिकवा दिया था कि फेंको इन गद्दारों को। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब मुझे पूरी आशा है कि इसमें से एग्जामिनर कैसे भी घुमा के दे देगा, आपका क्वेश्चन कभी भी इससे जुड़ा हुआ गलत नहीं होगा। तो मैं सारी ये चीजें आपको शुरू में पढ़ा चुका था। और ये जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण ये 2 बार हुआ था। 1291 और 92 में आक्रमण विफल होता है। ये रणथंभौर दुर्ग है, और एक छोटा सा दुर्ग और आगे जिसको झाइन दुर्ग कहते थे। ये रणथंभौर दुर्ग की क्या कहलाता था? कुंजी। कुंजी मतलब चाबी। खिलजी का कथन याद रखना है। ऐसे कौन सा खिलजी है? ये जलालुद्दीन खिलजी। कि ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबरी मैं नहीं समझता हूं। ये ऐसा उसने चूंकि इसलिए कहा था कि मेरे लिए मुसलमान जो है वो ज्यादा जरूरी है, मेरा सैनिक ज्यादा जरूरी है ऐसे किलों के बजाय, क्योंकि वो जीत तो पा नहीं रहा था, सैनिक होने लगे थे बीमार। तो फिर वापस इसको जाना पड़ा। तब फिर जाए तो क्या बोले, सामने कुछ लोग मिलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? कहा आ गए साहब वापस हैं, हरा दिया हमीर को। तो फिर क्या यार, अब मैं क्या कहूं, क्या भाई मेरे लिए किले कोई मायने नहीं रखते। तो ऐसे 10 किलों से मुसलमान का एक बाल मेरे लिए अधिक कीमती है या बराबर नहीं समझता, जो भी है ये कोटेशन ध्यान में रख लेना। फिर है कि हमीर की तरफ से गुरदास सैनी जो है वो मारा जाता है, कभी नाम आए तो ध्यान रखना। अलाउद्दीन का आक्रमण। अलाउद्दीन के विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह को हमीर शरण देता है। 1299 के लगभग उल्लू खान, अल्प खान, नुसरत खान का हमीर पर आक्रमण होता है। हमीर की ओर से धर्म सिंह और भीम सिंह जाते हैं, और भीम सिंह के रास्ते में क्या हो जाती है? वापस आते टाइम मृत्यु हो जाती है। आगे की सारी कहानी मैंने आपको मैप में समझा दी थी। आप जब इन नोट्स को नोट डाउन करो तो आप लिखना चाहो तो वो साथ में जो वीडियो में मैं आपको समझाता हूं वो चीजें आप लिख सकते हो। इसके पश्चात अलाउद्दीन का पुनः आक्रमण होता है और नुसरत खान मारा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन स्वयं आता है, और अब देखिए जब हमीर ये अलाउद्दीन जीत जाता है तो इसने रणथंभौर दुर्ग किसको जो है वो सौंपा था? उल्लू खान को।
कि भाई अब तू संभाल इसको। उल्लू खान को एक संरक्षक के तौर पर नियुक्त करता है। नुसरत खान तो मारा गया था पहले। हालांकि एक मजेदार बात और बताता हूं, अलाउद्दीन मन ही मन इस नुसरत खान को पसंद नहीं करता था। तो आपको लग रहा होगा कि अलाउद्दीन को बहुत दुख हुआ कि मेरा सेनानायक मारा गया। दरअसल अलाउद्दीन अंदर से अंदर ही अंदर क्या होता है, खुश होता है कि गया आफत छूटी। हालांकि नुसरत खान योग्य बहुत था, तभी इस क्या था, सेनानायक। लेकिन अलाउद्दीन इसको पसंद नहीं करता था। थोड़ा सा उसके कोई होगा मन में, कुछ बात हो गई होगी, कभी कुछ बुरा लग गया होगा। तो जब नुसरत खान यहां मारा जाता है तो अलाउद्दीन मन ही मन तो खुशी हुआ होगा कि यार बढ़िया है, मरा ये। रणमल और रतिपाल जो है वो गद्दार निकलते हैं। 11 जुलाई 1301 रणथंभौर व राजपुताना का पहला शाखा जो है वो यही है 1301 का। हमीर के नेतृत्व में केसरिया और रानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर। हमीर की पुत्री पद्मा, इसी का एक दूसरा नाम था देवलदे, द्वारा जौहर से एक दिन पूर्व पद्म तालाब या पद्मला, कैसा भी लिखा सकता है, मैं कूदकर आत्महत्या कर ली। हमीर द्वारा अपने पिता जैतर सिंह के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई गई। तो यह भी पॉइंट कई बार पूछा जाता है। दरबारी विद्वान कौन थे हमीर के? बीजादित्य। और गुरु था हमीर का राघव देव। ये कोई इतना अभी तक मुझे पिछले वर्षों के पेपर में देखने को नहीं मिला है क्वेश्चन। अगर आपके कभी सीध में आया हो तो अच्छी बात है, बाकी ये ध्यान में रखना, आपसे पूछ सकता है कि बीजादित्य किस शासक के दरबार की शोभा था, किसके दरबार में था? तो ये था हमीर के दरबार में। और गुरु कौन था इसका? राघव देव, हमीर का गुरु। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है? एक तो है हमीर महाकाव्य, किसने लिखा था? नयनचंद्र सूरी के द्वारा। एक ग्रंथ है हमीर रासो, तो ये दो लोगों के द्वारा लिखा गया था। एक तो 18वीं शताब्दी के आसपास लिखा जाता है और एक 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया, अलग अलग समय में, हमीर रासो नाम से ही। तो सारंगधर ने लिखा था और एक लिखा गया था जोधराज के द्वारा। तो ये ग्रंथ ये एक ग्रंथ दो व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है, यानी ये ग्रंथ दो बार लिखा गया। एक बार सारंगधर ने लिखा, उसने नाम भी हमीर रासो रख दिया। जैसे वही बात है कि कभी मान लीजिए शोले फिल्म बनी थी 1975 में, और आज मान लीजिए फिर किसी ने शोले दोबारा बना दी, दूसरे नए वीर, कई सेना कुछ को और हीरो वीरो लेके, तो हो गया ना क्या, दो शोले हो गई। नाम एक ही है लेकिन बनाने वाले अलग अलग हैं, हीरो अलग अलग हैं, लेकिन हीरो तो यहां एक ही है, हमीर ही है। हमीर हट ये लिखा गया था चंद्रशेखर के द्वारा। हमीर मदमर्दन ये जय सिंह सूरी के द्वारा। ये मैंने यहां इसलिए क्यों लिखा है, मैंने यहां पे मैंने इसके राइट का चिन्ह भी लगाया है। जय सिंह सूरी के द्वारा लिखा गया था। कहां? इल्तुतमिश और जो मेवाड़ वाला जेतर सिंह था उसके मध्य। इस पॉइंट को स्पेशली मैंने यहां इसलिए लिखा है, क्यों? क्योंकि गाइड वालों ने और कई बुक्स के अंदर इसको यहां लिख दिया गया है साथ में, आगे ये इल्तुतमिश जेतर सिंह ये कुछ नहीं लिखा। अब इन ग्रंथों को कोई एक साथ ये पढ़े तो हमीर मर्दन पढ़ के तो उसको यही लगेगा कि इसी हमीर के बारे में होगा, लेकिन नहीं। यहां हमीर मर्दन में हमीर जो है उसका मतलब है अमीर इल्तुतमिश, और उस इल्तुतमिश के मद का मर्दन, मद का मतलब होता है गुरूर, मर्दन का मतलब होता है नष्ट करना, कुचलना। तो किसने किया? जेतर सिंह ने। कौन सा है? मेवाड़ वाला है ये। इस हमीर का जो पापा है वो मत कर देना, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णयुग कहलाता है, वही जेतर सिंह है। तो इसलिए मैंने इसको स्पेशली मेंशन किया, यहां लिखे हैं। फिर अमीर खुसरो का एक ग्रंथ ध्यान में रखना है, खजाइनुल फुतवे। तो आपका ये हमीर देव चौहान वाला टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है, और आप इन वीडियो लेक्चर को बार बार देखिएगा। और इसके साथ में देखिए, जो आपके साथ के मित्र वगैरह हैं या कोई अगर पूछता है कहीं भी फेसबुक वगैरह पे, जैसे मैं देखता हूं कई लोग कहते हैं कि फर्स्ट पेपर की कोचिंग कहां से करें, किससे पढ़ें, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आप इस कोर्स से बहुत संतुष्ट होंगे, जैसा कि आपका फीडबैक है। तो आसपास शेयर वगैरह किया कीजिएगा, अलग अलग जो जैसे सोशल मीडिया वगैरह है। अगर कहीं कोई कहता है कि कौन सा कोर्स लें, और अगर आपने ये ले रखा है और आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आगे भी जो है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।
तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है और मुझे पूरी पूरी आशा है कि इन टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो इन टॉपिक में इन मेरे पढ़ाए हुए मैटर में से आ जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे जो है फिर आगे हम नया टॉपिक करेंगे। तो आपका सिलेबस ये देखिएगा, ये अभी ये हिस्ट्री वाला पार्ट चल रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसमें मेवाड़ रणथंभौर हो गया। अब जालोर पढ़ाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे। फिर राजस्थान और मुगल वाले, अब इनमें से 100% क्वेश्चन आते हैं आपके। और शासक कितने पढ़ने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, 6 ही तो शासक हैं भाई। जालोर के ज्यादा से ज्यादा कितने बनेंगे? 2 वीडियो बन जाएंगे। फिर आगे 6 शासकों के बारे में आपको पढ़ना है। और ये जो मैटर है ये बटे से बटे का मैटर है। विद्यार्थियों को ये सभ्यता स्थल बड़े हार्ड लगते हैं पढ़ने में, उनको गुजर प्रतिहार बड़े हार्ड लगते हैं और सीधा मेवाड़ राजवंश रणथंभौर और जालोर पढ़ लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने सल्तनत काल के साथ संबंध को बताते हुए आपको पढ़ाया है, इस तरीके से पढ़ना और पढ़ाना आसान नहीं होता हर चीज को ये करके। तो आपको बहुत जबरदस्त तैयारी आपकी हो रही है। और इसके अलावा मेरे पास 1-2 विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि सर हमने पहले कहीं जो है वो कोचिंग की थी लास्ट बार वैकेंसी में, उस कोचिंग के मैटर में और आपके मैटर में रात दिन का अंतर है। तो मतलब इतना डिफरेंस। तो मैं कह रहा हूं ये बड़ी हैरानी की बात है कि ऐसी कौन सी कोचिंग में कर लिया जो इस मैटर से हटके कुछ चीजें अगर लिखवाई है तो। क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये सारा ऑथेंटिक किताबों से है और कम से कम 10-15 ऑथेंटिक बुक्स हैं जिनका ये सार मैं आपको समझाता हूं। तो मैं कोई भी पॉइंट अगर आपको यहां बता रहा हूं तो ऑथेंटिक बुक से ही है, भले ही आपने दुनिया में कहीं कोचिंग की हो। और मुझे भी पता है कोचिंग में बहुत सारा गलत मैटर भी जो है वो लिखा दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है और स्टूडेंट पढ़ के आ भी जाता है और 15-20 हजार रुपए फीस खर्च भी कर देता है। तो मैटर के मामले में तो आप हमेशा 100% प्रामाणिक रहना, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये ऑथेंटिक बुक से ही पढ़ा रहा हूं। और ऑथेंटिक बुक के अंदर भी कोई गलती है अगर बाई मिसप्रिंट कुछ उसमें छप गया हो तो उसको भी मैं दूर करके और आपके सामने सही चीज रख रहा हूं। तो इसलिए निश्चित रहना, मैटर में आपको कभी भी कोई ये समस्या नहीं आएगी कि मैंने कुछ कंटेंट जो है वो कुछ और दे दिया, सही में कुछ और होगा, ऐसा नहीं है। मेरे पढ़ाए हुए मैटर में से कल को आरपीएससी में कुछ और हटके अगर मान लेता है तो अपने पास हर चीज का प्रूफ है, एक से बढ़कर कोई एक प्रूफ भी नहीं, कई प्रूफ हैं, कई कई ऑथेंटिक किताबों के हैं। आरपीएससी के सामने ऑथेंटिक किताबों का ढेर लगा देंगे कि ये देखो ये लिखा हुआ है। तो डोंट वरी, मस्त रह के तैयारी करो। फिर ये आपका हो जाएगा, फिर ये हम पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे और फिर ज्योग्राफी वाला पोर्शन पढ़ेंगे। ज्योग्राफी पूरी आपको मैं सारी मैप से समझाऊंगा। ज्योग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो समझने वाले होते हैं वो शुरू के 4-5 ही हैं। ये लोकेशन एक्सटेंट वाला, ये क्लाइमेट, ड्रेन सिस्टम, ये होते हैं समझने वाले। बाकी फिर फैक्ट हैं, कौन सी सब्जियां कहाँ होती है, जैसे मान लीजिए ये एग्रीकल्चर से संबंधित है और जो भी ये डेयरी डेवलपमेंट वगैरह, पॉपुलेशन वगैरह है, इंडस्ट्री प्लानिंग, तो ये तो फैक्ट है। समझने वाली चीजें जो है वो सारी पूरा मैप से समझाऊंगा। फिर हम इसमें बाद में पॉलिटी वाला पोर्शन पढ़ेंगे, ये पॉलिटी वाला पोर्शन हो जाएगा। ये आपको पूरा ओरिजिनल संविधान है उसकी सहायता से आपको पढ़ाऊंगा मैं ये। तो और करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, ये तो फिर जब एग्जाम होता है उससे पहले ये चीज होगी। क्योंकि अभी करंट का अभी करवा के छोड़ दें, फिर कल को एग्जाम से 6 से 7 महीने पहले तक का एक मैक्सिमम करंट वो ही पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा 8 महीने का मान लो। तो वो तो कब एग्जाम की डेट आती है उसके हिसाब से ये होगा, ये बात की चीज है, करंट अभी नहीं। फिर ये जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया वाला पार्ट ये हम करेंगे बहुत शानदार तरीके से और ये सब चीजें समझेंगे। और फिर बाद में हम ये पढ़ेंगे साइकोलॉजी वाला पोर्शन। तो आपको इतना जबरदस्त तैयारी करवा दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं मेरी एक एक चीज को फॉलो करना। हो सकता है आपके 200 में से 180 नंबर भी आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जहां 200 में से लोगों के 90-100 नंबर आके रह जाते हैं, 110 नंबर भी वो बहुत मानते हैं, वहां अगर आपके 180 नंबर भी आ जाएं तो कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं होगी अगर मेरे हिसाब से आपने मेहनत की तो।
तो मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट के जितने नंबर आते हैं उसके कंपैरिजन में आपके 50-60 नंबर ज्यादा आने का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? टॉप करना, टॉप। और 2018 के अंदर ये स्टूडेंट ने टॉप किया है। मैंने जो यूट्यूब पे भी वो डाली थी पोस्ट, उस स्टूडेंट का जो मैसेज वगैरह जो आया वगैरह था। तो बाकी बहुत सारे इतने मेरे पास में मैसेज आते हैं जो 90% तो मैं पोस्ट करता ही नहीं हूं, और कुछ एक ही होते हैं कमेंट जो मैं पोस्ट कर देता हूं, बाकी 90% तक तो मैंने कौन बार बार सारा दिन पोस्ट करते रहे। इतने कमेंट आते हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं और बहुत अच्छे अच्छे रैंक के साथ। वो नहीं है कि साहब बस कैसे करके पास हो गए, अच्छी रैंक के साथ। तो उसका एक ही तरीका है, पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ में मैं जैसे कहता हूं वैसे पढ़ाई करते रहो। इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसके अलावा कई स्टूडेंट कह रहे थे सर आप जो यूट्यूब पे जो है अगर बुक्स पढ़ा रहे हो 9th की 10th की जो हमारा राजस्थान नाम से लगी हैं, वो हम देखें क्या? बिल्कुल देखनी चाहिए आपको। भाई रोज का 25 से 30 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे आता है, उसको देखने में क्या दिक्कत है? अगर आपको स्पीड को लेकर के वो 25-30 मिनट का हो तो स्पीड फास्ट का यूट्यूब में ऑप्शन आता है, वो कर लो, तो 15 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसको देखो जरूर। वो छोटी छोटी किताबें हैं, पतली पतली किताबें हैं, तो वो बेस वाली चीजें, हालांकि मैं तो यहां बहुत कुछ आपको सब कुछ दे रहा हूं, लेकिन फिर भी साथ पढ़ने में तो कोई नुकसान तो नहीं है। 15-20 मिनट वहां अगर यूट्यूब पे देख लोगे साथ साथ डेली किताबें, तो इसी तरह से आप तैयारी करते रहिएगा। और संडे को जो है वो हमेशा ऑफ रहता है। हालांकि क्लास का मैंने आपको कहा था 5 से 6 दिन, 5 दिन का मतलब है फ्राइडे तक। तो शनिवार और दितवार को हो सकता है क्लास ना आए, सैटरडे को तो हालांकि ज्यादातर 90% यही होगा कि सैटरडे को क्लास भी हमेशा आएगी, सिर्फ एक संडे की छुट्टी रहेगी हमेशा। इसके अलावा नॉर्मली जो क्लास जैसे रूटीन में, या जैसे मान लीजिए कोई त्योहार आ गया, होली दिवाली आ गई, कोई और कोई त्योहार है, बड़ा त्योहार है, तो फिर 3-4 दिन की छुट्टी कर दी कि भाई सभी एंजॉय करो। वो चीजें भी जीवन में बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि नहीं दिवाली भी छोड़ दो, और जैसे मान लो जो त्योहार है आपका मनाते हो बहुत बड़ा त्योहार है, और बिल्कुल पढ़ते रहो, नहीं नहीं, मैं उस चीज को बिल्कुल गलत मानता हूं। ये त्योहार आपको रिफ्रेश करने के लिए आते हैं, ना कि दिमाग खराब करने के लिए। आप साइड में अकेले बैठे पढ़ते रहो और सारी दुनिया दिवाली मना रही, आप नहीं पढ़ पाओगे। और वो 2-3 दिन निकल भी जाएंगे, आपका मन भी नहीं लगेगा, और वो तो 2-3 दिन निकल भी जाएंगे, फिर आप अफसोस करते रहो। तो त्योहार आते हैं, किताब पूरी तरह बंद करो, 3-4 दिन जम के एंजॉय करो, फिर वापस फुल एनर्जी के साथ वापस आओ। तो ये है। बाकी हो सकता है शनिवार को भी कभी नहीं आए, लेकिन मैक्सिमम 90% तक ये है कि शनिवार को भी क्लासें आएगी, और संडे को नहीं आएगी। संडे को हमेशा ऑफ रहेगा। बाकी कोई त्योहार है, या फिर जैसे मेरे कोई बहुत जरूरी चीज हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई, या फिर मान लीजिए कभी कोई बुखार, आजकल वायरल इतने चल रहे हैं, कोई ऐसी समस्या हो गई, या फिर कोई वीडियो बनाने के बाद में कोई उसमें दिक्कत हो गई। अभी कुछ समय पहले मेरे बहुत दिक्कत हो गई थी। जो लैपटॉप वगैरह में वीडियो सेव थे, फर्स्ट ग्रेड का भी मैं हिस्ट्री वगैरह साइको का कोर्स लॉन्च 15 से करने वाला था, लेकिन जो 8-8 10-10 वीडियो मैंने बना रखे थे, पूरा लैपटॉप क्रैश हो गया मेरा, सब खत्म हो गया उसमें। तो एक बार तो मेरा भी दिमाग खराब हुआ, मैं इतनी मेहनत से बनाए हुए वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ ये सारे, लेकिन चलो कोई नहीं। तो या फिर कभी कोई ऐसी दिक्कत हो गई, हालांकि बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन अब समस्या आफत बता के नहीं आती, कौन सा वायरस कहाँ कौन सी चीज में कहाँ घुस जाए। आज के समय में इतने हैकर बैठे हैं कि भारत सरकार की जो वेबसाइट तक हैक करके और उस पर लिख देते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो फिर ये छोटी मोटी जो साइटें हैं इन पे तो फिर क्या इनकी सुरक्षा है? तो क्रैश होने के कारण काफी वीडियो डिलीट हो गए थे, और थोड़ा इस कारण से, तो या कभी कोई ऐसा कारण हो। बाकी इसके अलावा कभी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि मान लो मैं आराम से मैं बैठा हूं और इसको काम को छोड़ करके मैंने कुछ और काम कर लिया, कभी नहीं। उसके साथ में कभी कोई समझौता नहीं। कभी कोई नहीं आता है या कभी ऑफ रखते हैं तो बहुत जरूरी कुछ हुआ होगा, कुछ बहुत इमरजेंसी होगा, तभी ये है। बाकी सब कुछ ये सिलेबस मुझे ही कराना है, सारा मेरे हाथ का सिलेबस है। तो दिल और मन से पढ़ते जाओ, ताकि मैं भी दिल और मन से पढ़ाता जाऊं। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।